नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सो दिस इज ब्योमकेश मेहर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। और आज जो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, इकोनॉमी का प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, मेंस में क्या सिलेबस है, और टोटल एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था। आज जो है पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, वो है जीएसटी। जीएसटी पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है जीएसटी पे कि सर होता है जीएसटी होता क्या है, ठीक है। और मैं बता दूं बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है जीएसटी में। तो आज वो सब कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। एंड टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज जीएसटी। देखो देखो तो बेसिकली ये टॉपिक है दैट इज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया और इंडियन टैक्स सिस्टम। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया और इंडियन टैक्स सिस्टम, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं जीएसटी का, ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पहले उसका नाम था इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। आज के डेट में उसको जीएसटी कह दिया गया, ठीक है। अगर मैं टोटल टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि मतलब जीएसटी ये है, ठीक है, बट एक्चुअली एक्चुअली जीएसटी ये है। इतना डिफिकल्ट है, इतना इजी भी नहीं है उसको समझना। इट्स लिटिल लिटिल डिफिकल्ट, बट आई मेक इट वेरी सिंपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली जो करंट इंडियन टैक्स सिस्टम है, एक है डायरेक्ट टैक्स है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। करंट सिस्टम में क्या है, एक है प्रत्यक्ष कर, एक है अप्रत्यक्ष कर, एक है डायरेक्ट टैक्स है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो देखो डायरेक्ट टैक्स में से हम लोगों का जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट, अब समझते हैं ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये समझते हैं पहले। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट टैक्स और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सरकार को डायरेक्टली जो टैक्स पे करते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। एज सिंपल इज दैट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कल के डेट में जॉब करोगे, या आपके फादर जो है जॉब कर रहे होंगे, या कोई बिजनेस है, तो आप सरकार को टैक्स देते हो। या फिर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे टीचर से लेकर चाहे आईएएस ऑफिसर तक, गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स दरअसल दो प्रकार का होता है, एक है इनकम टैक्स और एक है कॉरपोरेशन टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है इनकम, एक होता है इनकम टैक्स, और दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स। दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। सो इनकम टैक्स क्या है, तो आप जितना इनकम करते हो, सोर्स ऑफ इनकम जितना है, उसी के हिसाब से आप अपना टैक्स देते हो, उसको क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स कहा जाता है। मतलब जैसे कि चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका रेंटिंग में दे रहे हो, तो किसी भी प्रकार का अपने आप किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है और आप अपना इनकम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो इनकम टैक्स कहलाएगा, अपने इनकम के आधार पर। तो हम लोग का जो इनकम टैक्स है दैट इज प्रोग्रेसिव, उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव सिस्टम, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का मतलब है ज्यादा इनकम करने वाला ज्यादा टैक्स देगा, कम इनकम करने वाला कम टैक्स देगा। हायर इनकम पीपल विल गिव हाई टैक्स एंड लोअर इनकम पीपल विल गिव लो टैक्स। दैट इज व्हाट प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्सेशन स्लैब में आएगा या टैक्स टैक्स से जो कम कमाते हैं वो ऑब्वियसली बात है नहीं देंगे। और टैक्सेबल इनकम है तो वो ऑब्वियसली बात है, तो ज्यादा इनकम करने वाला ज्यादा देगा, कम इनकम कम करने वाला कम देगा। तो उसको क्या कहा गया, इनकम टैक्स कहा गया। क्लियर है? तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल आप और हम देते हैं। लेकिन एक जो डायरेक्ट टैक्स है वो कॉरपोरेशन टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स वाज गिवन बाय द कंपनी और एनी कॉरपोरेशन, जैसे कि टाटा बिरला अंबानी है, वो लोग भी तो टैक्स भरते हैं सरकार को। तो वो जो कंपनी या कॉरपोरेशन जो डायरेक्टली सरकार को टैक्स देती है दैट इज नोन एज कॉरपोरेशन टैक्स। तो बेसिकली दोनों ही डायरेक्ट टैक्स है, बट दिस इज बाय द इंडिविजुअल एंड दिस इज कॉरपोरेशन टैक्स बाय द कंपनी, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स पहले जैसा था अब भी वैसा है, किसी भी प्रकार का डायरेक्ट टैक्स में सुधार नहीं आया है। पहले जैसा था अब भी वैसा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार आया है। देखो,
और जो जीएसटी की हम लोग बात करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे जीएसटी नहीं लगता है। हम लोग जीएसटी की जो बात करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं लगता है, वो किस पे लगता है, वो लगता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का नाम आज के डेट में जीएसटी हो गया। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी का मतलब क्या है, दैट इज गुड एंड सर्विस टैक्सेस। अब देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स को अभी समझते हैं। सो देखो इनडायरेक्ट टैक्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल टैक्स और एक है स्टेट टैक्स। क्या है, एक है सेंट्रल टैक्स है, एक है स्टेट टैक्स है। सेंट्रल टैक्स में क्या है, कस्टम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है और सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, मतलब चार प्रकार का टैक्स है। एक है कस्टम है, एक है एक है कस्टम है, एक है सर्विस है, एक है एक्साइज है और एक है सेल टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स। स्टेट टैक्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिखा है, बट स्टेट टैक्स जो है बहुत सारे, लग्जरी टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्सेस है, एसएसटी का मतलब है स्टेट सेल टैक्स है, एंट्री टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरी, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स हैं। सो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि कस्टम टैक्स है। कस्टम टैक्स मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स के, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो टैक्सेस देते हैं। अब जितने भी, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है फॉरेन कंट्री में जाता है, या फॉरेन कंट्री का चीजें यहाँ पर आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस का जो दिया जाता है, दैट इज नोन एज कस्टम टैक्स। अब मैं बात करूं जैसे कि सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स। तो जो सर्विस पे दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉफी पीते हो, ठीक है ना, कॉफी जो है बाहर में पीते हो, ठीक है, नॉर्मली 20 रुपए में 30 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अब अगर सीसीडी में जाते हो, ठीक है, तो कॉफी जो है 250, 300, 400, आज के डेट में तो 1000 भी हो रहा है कॉफी का रेट। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉफी जहां पर आपको 20-30 रुपया में मिल रहा है, वही चीजें जो है 300 रुपया में मिल रहा है। क्या है वो, सर्विस चार्ज है। पॉपकॉर्न की बात करते हैं, बाहर में 10 रुपया 20 रुपया में मिल रहा है, लेकिन अब जब पीवीआर वगैरह जाते हो वहां पर 200, 250, 300, 400। तो ये क्या है, ये टैक्स लगता है, दैट इज द सर्विस टैक्स। ठीक है। अब देखो एक्साइज टैक्स क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स मतलब एक्सरसाइज करने पे जो टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है। एक्साइज टैक्स का मतलब होता है कि प्रोडक्शन टैक्स, उसको जो है उत्पादन कर भी कहा जाता है। एक्साइज टैक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टैक्स होता है ये। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या है, उत्पादन कर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है या ये वॉच है, तो वॉच का उत्पादन के लिए या मार्कर का उत्पादन के लिए जो टैक्स लगेगा, तो दैट इज द प्रॉफिट होगा तो वो अलग से टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन उत्पादन के लिए भी जो कर देना पड़ेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्साइज टैक्स। एक्साइज जो प्रोडक्शन, उत्पादन का कर होता है। और एक होता है सेंट्रल सेल टैक्स। देखो यहां पर जो है CST लिखा गया है, सेंट्रल सेल टैक्स है ये। और यहां पर देखो SST लिखा गया है, स्टेट सेल टैक्स। ये क्या है, स्टेट, ये क्या है, स्टेट सेल टैक्स, सेल टैक्स। ये क्या है बेटा, सेंट्रल सेल टैक्स। ये क्या है, सेंट्रल सेल टैक्स है। ठीक है। तो देखो नॉर्मली जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, मोबाइल, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, 4 व्हीलर। मान लीजिए मैं 4 व्हीलर खरीदता हूँ, तो 4 व्हीलर जो 28% का टैक्सेस रहता है, जिसमें 14% सेंटर को जाएगा, 14% जो है स्टेट को जाएगा। सपोज मैं पानी तक भी पीता हूँ, पानी वाटर बोतल जो खरीदता हूँ 20 रुपए में, उसमें भी 18% टैक्स होता है। तो 50-50% स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% आएगा। तो कोई भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि हम लोग का टैक्सेशन स्लैब है ना, 5%, 12%, 18%, 28%। तो कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं 50% सेंट्रल को, 50% स्टेट को। तो जो सेंटर को जाता है वो सेंट्रल टैक्स है, सेल टैक्स है। जो स्टेट को जाता है वो स्टेट सेल टैक्स है। ठीक है, स्टेट। ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेंट्रल टैक्स, दैट इज कस्टम, सर्विस, एक्साइज और सेंट्रल सेल टैक्स। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब देखो स्टेट टैक्स के बारे में देखो। ठीक है। अब देखो एक है लग्जरी है, लग्जरी मतलब जो लग्जरी प्रोडक्ट पे होती है, लग्जरी आइटम पे जो टैक्सेस लगती है। एक है वैट है, वैल्यू एडेड टैक्सेस। मैं उसको समझाऊंगा अभी वैल्यू एडेड टैक्सेस क्या है। ठीक है, बट उससे पहले स्टेट सेल टैक्स हो गया, सेंटर और स्टेट। उसके बाद जो है एंट्री टैक्स, जैसे कि मान लीजिए कि यूपी में उत्पादन हो रहा है, उसको बिहार भेजना है, उसको झारखंड भेजना है, उसको दिल्ली भेजना है, तो क्या होगा, तो जो दूसरे स्टेट के लिए जो टैक्स लगता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंट्री टैक्स। टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉटरी पे लग सकता है, गिफ्ट टैक्स भी हो सकता है।
ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको ऑफर मिल गया, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि कौन बनेगा करोड़पति में आप जाते हो, वहां पे अचानक से आपने जीत लिए 7 करोड़, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप टैक्सेबल नहीं हो, ऐसा नहीं है, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, लॉटरी पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो दीज ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, तो ये जो आज के डेट में, ये जो सेंट्रल टैक्स आज के डेट में नहीं है, ये सारे जो है स्टेट टैक्स के आज में नहीं है, ये मिला के क्या हो गया आज के डेट में, जीएसटी हो गया है। मतलब अंदर में कंसेप्ट वही है, मैं चीजें बता देता हूं, अंदर में कंसेप्ट वही है, लेकिन ऊपर में आज के डेट में ये बन गया है जीएसटी। मतलब यूनिफाइंग ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू ए सिंगल टैक्सेशन सिस्टम इज नोन एज जीएसटी। मतलब ये जो सेंट्रल टैक्स है और ये जो स्टेट टैक्स है, सबको मिला के एक ही टैक्स कर दिया गया है, उसको जीएसटी कहा गया। यूनिफाइंग ऑल द सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम इज नोन एज जीएसटी। उसको जो क्या कहा गया, उसको जो है जीएसटी कहा गया। दिस इज द नोन एज जीएसटी। ठीक है बेटा। उसके साथ एक चीज बता दूं, अगर आपको जुड़ना है तो जीएस बाय ब्योमकेश में टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और ये जो है मेरा नंबर है 8527007432। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, चाहे एडमिशन्स रिलेटेड, कौन सा ऑप्शनल लोगे, तैयारी कैसे करोगे, याद इतना पढ़ते हो याद नहीं रहता है, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली, या आंसर राइटिंग भेजना हो तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, अब देखो ये ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, और ये ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में देखो, ओल्ड अब हट गया है। ठीक है, अब ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, पहले ये हुआ करता था। ठीक है, ओल्ड स्ट्रक्चर, अब ये नहीं है। अब समझते हैं टैक्स का मतलब क्या है। अब समझते हैं कि ये टैक्सेस का मतलब, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टैक्स, टैक्स का मतलब क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टैक्स, बताइए टैक्स का मतलब क्या है। ठीक है, देखो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन की है टैक्स को एज ए मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशंस। क्या कहा गया है उन्होंने, कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइन इट्स एज ए मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशंस। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, हम सरकार को अगर भी टैक्स देते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए ही टैक्स देते हैं। अगर सरकार को हम लोग अगर टैक्स देते हैं तो सरकार हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो पब्लिक के टैक्सेस से ही तो आ रहा है। ऊपर से भगवान थोड़े पैसा फेंक रहे हैं। सरकार का जो कमाई है, शाही खजाना मान लो, या फिर जो कंसोलिडेट फंड है, जो फंड है, कहाँ से आता है, पब्लिक के टैक्सेस से। और हमारे लिए जो रास्ता बनते हैं, हमारे लिए जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है, हमारे लिए जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनता है, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है सरकार की तरफ से, ये सब कहाँ से, ये हमारे टैक्सेस ही आते हैं। इसलिए बेसिकली उसको इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट कहा गया। मतलब अमीर लोगों से पैसा लिया जाता है और पैसा सबसे बांटा जाता है। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, इनडायरेक्टली सरकार हमारे लिए ही काम कर रहा है, रास्ता बना रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजों पे काम कर रहा है। इसलिए उसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइन टैक्सेस एज ए मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अदर मीनिंग, टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंपोर्टेंट ऑब्लिगेशंस इन एक्सपेंडिचर फंड, जैसे कि एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, ये सब वो करके जो है देता है। इसलिए उसको कहा गया इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब डायरेक्ट टैक्स मैंने एग्जांपल दे दिया था, डायरेक्ट टैक्स क्या है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है, ए डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस टू एन इम्पोजिंग एंटिटी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है सरकार को डायरेक्टली, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई कॉर्पोरेशन हो, डायरेक्टली टैक्स देना, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा गया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल ए टैक्स पेयर पे डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट पर्पस इंक्लूडिंग, चाहे वो पर्सनल टैक्स हो, चाहे वो रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे टैक्सेशन एसेट हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स हो, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स में ही आएगा। कि अपने इनकम के हिसाब से, अपने रेंटल इनकम के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, कंपनी जो है कमाई के हिसाब से जो टैक्स देंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे करना, दैट इज नोन एज। अब देखो डायरेक्ट, अब जैसे कि मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, मैं टीवी खरीद रहा हूँ, मैं फोर व्हीलर खरीद रहा हूँ, तो मैं सरकार को डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली दे रहा हूँ, मैं सरकार को इनडायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था। कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन बाय द कंपनी और इनकम टैक्स गिवन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, मैंने अभी समझाया था। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज पेड बाय द कंपनी ऑन द फार्म्स फॉर ऑन देयर इनकम दे अर्न। सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज पेड बाय कंपनी।
कोई भी कंपनी है ऑन द फार्म्स द इनकम ऑन द इनकम दे अर्न, सिंपल सी बात है, कंपनी जितना इनकम करती है उसके हिसाब से सरकार को जो टैक्स देती है दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन टैक्स। और इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज डिवाइड ऑन द इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक सैलरी, इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट। जैसे कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है? ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ये इंडिविजुअल देता है, अपने सैलरी पे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, इंटरेस्ट पे हो, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी से, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस पेड बाय द कंज्यूमर व्हेन दे बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया था, अब मैं मोबाइल खरीदता हूँ, अब मैं टीवी खरीदता हूँ, अब मैं 4 व्हीलर खरीदता हूँ, तो सरकार को टैक्स दूंगा। इवन मैं छोटे से छोटे चीज, पानी तक भी खरीदता हूँ 20 रुपया, बिस्किट पैकेट भी खरीदता हूँ 5 रुपया, उसमें भी टैक्स है, पानी तक में भी 18% टैक्स है। तो इनडायरेक्ट वे में मैं सरकार को वो टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट तरीके से मैं सरकार को वो टैक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बात आती है, दिस इंक्लूड द एक्साइज एंड कस्टम एज वेल। एक्साइज और कस्टम मैंने बताया था, एक्साइज जो है प्रोडक्शन टैक्स है, कस्टम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस है। सो एक्साइज टैक्स इज लिवाइड पेड बाय द मैन्युफैक्चरर विद द कंट्री। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन कर भी कहा जाता है, प्रोडक्शन टैक्स है, प्रोडक्शन के हिसाब से आप जो टैक्स दोगे उसको एक्साइज टैक्स कहा गया, ठीक है। उसके साथ देखो कस्टम टैक्स, कस्टम टैक्स मतलब जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो चीजें लगेगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगेगा, ठीक है। और सेल टैक्स मैंने बता दिया था कि हम लोग जो कोई भी चीज खरीदते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज स्टेट सेल टैक्स। एक है सेंटर का होता है, एक है स्टेट का होता है, अभी हमने समझाया था, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ टैक्सेशन इन द वर्ल्ड, ये चीजें समझते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ टैक्सेशन इन द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में देखो, ध्यान से देखो, टोटल वर्ल्ड में 3 प्रकार का टैक्सेस पाया जाता है। क्या क्या है बेटा? एक है प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, एक है रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, और एक क्या है बेटा? एक है प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। एक क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। एक है रिग्रेसिव, एक है प्रोग्रेसिव, और एक है प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या होता है और रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, ये समझते हैं, और उसके बाद समझेंगे प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो जो जो प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, इट्स ए वेरी सिंपल कंसेप्ट है। ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स दोगे, कम कमाओगे तो कम टैक्स दोगे, एज सिंपल इज दैट। हायर इनकम पीपल विल गिव हाई टैक्स, एंड क्या है? लोअर इनकम पीपल विल गिव लो टैक्स। क्या है? तो यहां पर देखो पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो है 3 प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम है। एक है प्रोग्रेसिव है, एक है रिग्रेसिव है, और एक है प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक है प्रोग्रेसिव, देखो प्रोग्रेसिव, एक है रिग्रेसिव, और एक है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक है अनुपातिक, एक है प्रतिगामी, और एक है प्रगतिशील। देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है सबसे पॉपुलर है। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या होता है, ज्यादा इनकम करने वाला ज्यादा टैक्स देगा, कम इनकम करने वाला कम टैक्स देगा। हायर इनकम पीपल विल गिव हाई टैक्स एंड लोअर इनकम पीपल विल गिव लो टैक्स। दिस इज व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव, एंड प्रोपोर्शनल मैं बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले लेट मी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। फर्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। फिर से बता देता हूं, सिंपल मैं लिख देता हूं यहां पर प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में कि हायर इनकम पीपल, हाई इनकम, सिंपल, हाई टैक्स, हाई टैक्स, समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। सेकंड क्या है? लो इनकम, लो इनकम, लो टैक्स, लो टैक्स और लेसर टैक्स। मतलब सिंपल सी बात है, ज्यादा इनकम करने वाला ज्यादा टैक्स देगा, कम इनकम करने वाला कम टैक्स देगा, एज सिंपल इज दैट। हायर इनकम पीपल विल गिव हाई टैक्स एंड लोअर इनकम पीपल विल गिव लो टैक्स। उसमें क्या दिक्कत है? तो उसको जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहा गया है, और पूरे वर्ल्ड में जो है ये पॉपुलर कंसेप्ट है। पूरे वर्ल्ड में प्रोग्रेसिव सिस्टम लागू होता है, चाहे यूएसए से लेकर जर्मनी तक हो, चाहे जापान से लेकर कनाडा तक हो, चाहे इंडिया से लेकर ब्राजील तक हो। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे यूज दिस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम।
और इंडिया इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। इंडिया में भी हम लोग वही है, ज्यादा इनकम करने वाला ज्यादा, कम इनकम करने वाला कम देता है, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, देन उसके साथ साथ देखो यहां पर जो है और एक चीज है कि मतलब यहां पर कह सकते हो कि सिंपल सी बात है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में ये पॉपुलर कंसेप्ट है, तो ये सिंपल है, हर जगह पॉपुलर भी है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये थोड़ा सा अजीब है, आप लोगों को समझने में ये लगेगा यार ये कैसा है। ज्यादा इनकम करने वाला कम टैक्स देगा और कम इनकम करने वाला ज्यादा टैक्स देगा। यहां पर क्या हो रहा है, रिग्रेसिव इज द ऑपोजिट टू द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। यहां पर क्या है, हायर इनकम हाई इनकम हाई इनकम हाई इनकम हाई टैक्स, हाई टैक्स, लोअर इनकम लो इनकम लो टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। मतलब ज्यादा इनकम करने वाला ज्यादा कर देगा, कम इनकम करने वाला कम टैक्स देगा। हायर इनकम पीपल विल गिव हाई टैक्स, लोअर इनकम पीपल विल गिव सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया है, हायर इनकम विल लो टैक्स एंड लोअर इनकम विल हाई टैक्स। ये उल्टा है, सॉरी ये उल्टा है। ठीक है, हायर इनकम विल लो टैक्स एंड लोअर इनकम विल गिव हाई टैक्स। ये उल्टा है, ये प्रोग्रेसिव में ये था हाई हाई लो लो, बट यहां पर ज्यादा इनकम करने वाला कम टैक्स देगा, ध्यान रखिएगा, ये कम टैक्स देगा ऐसे, और कम इनकम करने वाला ज्यादा टैक्स देगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है यार, ज्यादा इनकम करने वाला कम टैक्स और कम, ये तो फंस गया, जो कम इनकम कर रहा है वो तो फंस गया है, उसका मतलब है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है, रिग्रेसिव सिस्टम जो है प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट है, और ये परमानेंट टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। और दुनिया में कोई भी कंट्री उसको परमानेंटली यूज नहीं करता, कभी कभी और कुछ सेक्टर के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उस सेक्टर को अगर डेवलपमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल अब जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अब जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री है, अब जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यहां पर सरकार को अगर उस सेक्टर में पर्टिकुलरली डेवलपमेंट करना हो, जैसे कि कुटीर उद्योग है, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, लघु उद्योग है, अब जैसे कि फिशरी है, पोल्ट्री फार्म है, मान लीजिए कि पोल्ट्री फार्म है या फिर फिशरी है, ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म और फिशरी में बढ़ावा करने के लिए क्या करेगा सरकार, कि जो ये बताएगा कि जो पोल्ट्री फार्म या फिशरी करेंगे वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको टैक्स जो है माफ है या कम देना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि कम करोगे तो ज्यादा टैक्स दोगे, ऐसा नहीं है कि कम करोगे जितना टैक्स है उतना है, लेकिन अगर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आपका टैक्स जो है माफ कर दिया जाएगा। सेम अगर स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी कभी कभी लागू होती है कि लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग है उसके लिए भी कम प्रोडक्शन करोगे जितना टैक्स उतना है, लेकिन ज्यादा करोगे तो कम माफ है, टैक्स माफ है। तो उस चक्कर में क्या करेगा इंसान जो है, जो प्रोडक्शन कर रहा है ज्यादा करेगा ताकि टैक्स कम हो। तो इस तरीके से उसको, और ये उस तरीके से क्या होगा, टैक्स भी माफ हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन, उसी चक्कर में ज्यादा प्रोडक्शन भी हो गया ताकि टैक्स कम हो जाए, वो इस चक्कर में करेंगे ना ज्यादा टैक्स कम हो जाए, तो उस चक्कर में देश के लिए भी ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो गया, वो पोल्ट्री या फिशरी। तो आमतौर पर उस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज उस सेक्टर में किया जाता है जिस सेक्टर का ज्यादा थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यहाँ पर तो डेवलपमेंट ऑलरेडी है, एजुकेशन, ये सब चीजों में। लेकिन जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, जैसे कि फिशिंग है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सबका इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस सेक्टर सब पे सरकार करती है टेम्पररी पीरियड के लिए ताकि उस सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। एंड दिस इज नॉट ए परमानेंट टैक्सेशन सिस्टम, नॉट ए पॉपुलर टैक्सेशन सिस्टम, और दिस इज ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। टेम्पररी पीरियड के लिए लागू करता है सरकार और उसको फिर से हटा देता है, ठीक है, फिर से जो है हटा देता है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडिया at once had regressive excise duty on their product, ठीक है, while increasing the slab of the volume they produce, the burden of the tax used to be go decrease। मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको जो है कम देना पड़ेगा। तो दिस इज द मेथड। अब थर्ड में आता है क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम मतलब अनुपातिक, देखिए कराधान, अनुपातिक टैक्सेशन, कर। प्रोपोर्शनल का मतलब है चाहे आपका इनकम 5,000 हो, चाहे आपका इनकम 5 लाख हो, चाहे आपका इनकम 5 करोड़ हो, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट रेट जो है सरकार को देना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो,
आपको इनकम एक फिक्स्ड अमाउंट पे देना पड़ेगा। हालांकि मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी कंट्री उसका इस्तेमाल नहीं करता। ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये केवल जो है थियोरिटिकली एग्जिस्टेंस है। इस टैक्सेशन सिस्टम केवल थियोरिटिकल एग्जिस्टेंस है, प्रैक्टिकली ये टैक्सेस मतलब नहीं है, ये ओनली अवेलेबल थियोरिटिकली। ठीक है, दिस इज व्हाट इट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब देखो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो जीएसटी का दरअसल जो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीएसटी डे। 1 जुलाई इज ऑल्सो नोन एज जीएसटी डे। 1 जुलाई, हालांकि 1 जुलाई जो है डॉक्टर्स डे भी है। ठीक है, डॉक्टर्स डे, और उसके बाद 11 जुलाई पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बट 1 जुलाई इज इंडिया सेलिब्रेटेड एज ए जीएसटी डे। 2017 में ये शुरुआत हुआ। और ये देखो, इट वाज रिप्लेस्ड थ्रू इंडिया एंड व्हिच रिप्लेस द मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो कैस्केडिंग इफेक्ट लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, कैस्केडिंग टैक्सेस का मतलब क्या है, टैक्स पे टैक्स लगता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, उसको जो है कैस्केडिंग टैक्सेस। तो कैस्केडिंग टैक्सेस को हटाने के चक्कर में ये चीजें किया गया है। ठीक है, और इट वाज इंट्रोड्यूस एज द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में, और बिल के हिसाब से था 122 नंबर बिल। देखो, हर एक बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो बिल हमेशा ज्यादा होगा, एक्ट हमेशा कम होगा। तो बिल हिसाब से कितना नंबर, अगर बिल के हिसाब से पूछा जाए कि ये जीएसटी कितना नंबर बिल है, तो 122 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। कितना नंबर एक्ट पूछा जाए तो एक्ट कितना नंबर है, तो 101 नंबर एक्ट है। ये याद रखना जरूरी है, ये ऐसे चीज पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। जीएसटी जो है संविधान के बिल में 122 नंबर बिल में आता है, और एक्ट के हिसाब से 101 नंबर एक्ट में आता है। ठीक है, और जीएसटी इज गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल, जिसका हेड होता है फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल, और हेड कौन होता है, फिनांस मिनिस्टर जो है। अभी जैसे कि निर्मला सीतारामन जी हैं, अभी हाल ही में उन्होंने बजट भी पेश किया था 1 फरवरी को, तो उनका हेड जो है जीएसटी का हेड फिनांस में, जो फिनांस मिनिस्टर होंगे वो जीएसटी का भी हेड होंगे। ठीक है, और देखो ये अलग अलग प्रकार का स्लैब में डिवाइडेड है। देखो 5% में है, देखो एक तो 0% भी है, मतलब जिसमें नहीं लगता टैक्स, एक तो 5% है, एक तो 12% है, एक तो 18% है, और एक तो 28% है। तो 4 सेगमेंट में उसको बांटा गया है, 5%, 12%, 18%, 28%। और जो लग्जरी आइटम है, जो लग्जरी आइटम है उस पर 28% लगता है। जो बेसिक नीड है, बेसिक जैसे कि नमक है, चीनी है, दाल चावल, ये सब पे टैक्स भी नहीं लगता, और बाकी चीजों में 5%, 12%, 18%, 28% जो है टैक्स लगता है। इस टैक्स लगता है, ये देख सकते हो। जीएसटी रेवेन्यू शो ए हेल्दी ट्रेंड। जीएसटी होने के बाद देख सकते हो 2018, 19, 20, 21, 22 में हेल्दी ट्रेंड देखो, उसका थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है जीएसटी होने के बाद। देखो, ठीक है ना, ये जीएसटी का इंपैक्ट है। ऑब्वियसली बात है, जीएसटी होगा तो ज्यादा। देखो जीएसटी अचीवमेंट इन नंबर्स, ठीक है, 2022 तक देखो, रजिस्टर टैक्स पेयर बढ़ गया है 1.37 करोड़, टोटल रिटर्न फिल्ड जो है 89.11 करोड़, एंड ई वे बिल जनरेटेड 272.61 करोड़, पेमेंट थ्रू द दैट इज पोर्टल 45.57 करोड़, टोटल पेमेंट ट्रांजेक्शन 23.97 करोड़, हायर जीएसटी कलेक्शन टिल डेट 1.68 लाख करोड़, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर 1.3। तो हर एक चीजों में जो है डेवलपमेंट हुआ है। ऑब्वियसली बात है, अब ऑनलाइन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी, लोग ज्यादा पेमेंट करेंगे, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। और सरकार को सच बताऊं तो सरकार को जितना ज्यादा टैक्स मिलेगा, देश का इतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये अच्छी बात है, इसलिए हम सबको जो है टैक्स जो है प्रॉपरली मतलब देना चाहिए। ठीक है, टैक्स जो है प्रॉपरली हर किसी को देना चाहिए। अब देखो बेनिफिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का बेनिफिट क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो पहला चीज है कि सिंपल 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 मीनिंग है, एक एक लाइन में खाली बता रहा हूं। देखो जीएसटी की वजह से रिडक्शन, रिड्यूस द ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है वो कम हो रहा है। देन एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लग जाना, टैक्स पे टैक्स लग जाना, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाए, वो हट गया है। और एक सिंगल टैक्सेशन पॉइंट, एक ही जगह पे सिंगल टैक्सेशन पॉइंट है। करप्शन कम हो गया, रिड्यूस द करप्शन, करप्शन उस मात्रा में कम हो गया पहले से। एक हर जगह पे एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम है, हर जगह पे सेम टैक्स है। चीपर एक्सपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो गया है। रिडक्शन इन द परचेजिंग प्राइस में रिडक्शन है। उसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ गया है। इंक्रीज द
CGST एंड IGST। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंक्रीज द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहेगा ऑफकोर्स। ग्रोथ इन ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ। सिंप्लीफाई द टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया गया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी बढ़ने लगा है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ने लगा है। कॉमन मार्केट है। प्रिवेंशन अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स एंड इंक्रीज द टैक्स बेस एंड राइजिंग कंप्लेंट। तो ये सब जो है बेनिफिट है रेवेन्यू आने के साथ साथ। एक न्यूट्रल टैक्सेशन सबके लिए, एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम, रिडक्शन जिसमें करप्शन कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है और सब हर मामले में जीएसटी की वजह से अच्छा हो रहा है। एक चीज देखो, जीएसटी टैक्स मतलब किसमें कितना % टैक्स लगा है थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा बट आप लोगों को थोड़ा सा आइडियाज हो जाएगा कि किसमें कितना % टैक्स आता है। देखो टैक्स टैक्स रीजन, देखो 0%, 0% मतलब जिसमें टैक्स लगता ही नहीं है, जिसमें टैक्स लगता ही नहीं है। देखो क्या क्या है, मैं पढ़ देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, सीरियल्स, पॉप्ड राइस। हालांकि यहां से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है बट एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए कहां पे कितना % टैक्स लगता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, नॉलेज के हिसाब से। हाँ, फ्रेश मिल्क, तो यहां पर जो चीजें हैं देखो, फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, सीरियल, पॉप्ड राइस, एक्वाटिक पोल्ट्री, कैटल फीड, सॉल्ट नमक, देन ह्यूमन ब्लड, कंट्रासेप्टिव, कॉन्डम्स, फायरवुड्स, प्रिंटेड बुक्स। तो ये सब चीजों पे टैक्स नहीं लगता, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे ह्यूमन ब्लड्स हो, चाहे वो कंडम हो, ये सब चीजों में 0% लगता है। 5% किस पे लगता है? फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, टी, केन शुगर, कोकोआ बीन्स, पिज्जा ब्रेड, कोल, एलपीजी, मेडिसिनमेंट, स्टील यूटेंसिल, सोलर वाटर हीटर, बोर्ड्स। ठीक है, टी, कॉफी, शुगर कैन, बीन्स, पिज्जा ब्रेड, कोल, एलपीजी, ये सब में 5%। 12% किसमें है? 12% फ्रोजन मीट, बटर घी, ड्राई फ्रूट्स, मीट एंड फिशेस, फ्रूट जूस, देखो फ्रूट जूस की बात हो रही है, मिल्क बिवरेज, बायोगैस, ट्रैक्टर, ठीक है, बाइसाइकिल, ठीक है, ये सब चीजें जो है, आर्ट वर्क, स्पोर्ट्स गुड्स, ये सब में कितना है? 12% है। 18% कहां पे है? 18% कंडेंस मिल्क, रिफाइंड शुगर, जैम, जेली, टी कंसंट्रेट, मिनरल वाटर, देखो वाटर में भी 18% है। सोप, वे प्रोटीन, ठीक है, गैलेंट, देन उसके बाद जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पाउडर, ये सब चीजों में 18% है। 18% किसमें है? 18% है। 28% है चॉकलेट्स में, इंस्टेंट कॉफी में, पान मसाला में, शुगर सिरप में, पेंट में, वॉल फिलिंग में, परफ्यूम में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, देन स्किन केयर प्रोडक्ट में, टूथपेस्ट में, डिओड्रेंट में, डिटर्जेंट में, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो चॉकलेट, पान मसाला, शुगर, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फोर व्हीलर, ये सब चीजों में भी 28% लगता है। जो लग्जरी आइटम है 28%, जो बेसिक नीड है उसमें 0%, और जो ऐसे करके थोड़ा सा टैक्स लगता है। मतलब जो अमीर आदमी खरीदते हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगता है और जो सब लोग खरीदते हैं उस पर नॉर्मल टैक्स लगता है, कम टैक्स लगता है। कोशिश की जाती है क्योंकि सरकार का मकसद हमेशा होता है अमीर आदमी उसे पैसा लेके सबसे बांटा जाए। अब देखो जीएसटी रेट ऑन सर्विस पे भी लगता है। देखो 5%, 12%, 18%, 28%। सर्विस पे देखो यहाँ पे 5%। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स बाय रेल, रोड एंड एयर शिप, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, रेल, रोड, इकोनॉमिक एयर ट्रैवल, बिजनेस क्लास में नहीं, इकोनॉमिक एयर ट्रैवल, टूर ऑपरेटर, प्रिंट मीडिया एड्स, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, इसमें क्या 5%। 12% किसमें? देखो 12% है एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास, एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास पे, ठीक है, एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास। देन नॉन एसी रेस्टोरेंट, होटल रूम्स रेंट जो है 1000 से 2500 तक जो एक दिन में होती है उसमें 12% लगता है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, कॉन्फ्लेक्स, देन टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 18% किसमें लगता है? देखो जनरल रेट्स ऑन द सर्विस, नो स्पेसिफिक रेट, फूड ड्रिंक्स, एसी रेस्टोरेंट, बार्स, आउटडोर कैंटीन्स, पंडाल, ये सब चीजों में। 28% किसमें लगता है? देखो रेस क्लब, गैम्बलिंग, होटल रेंट, that is RS more than 5,000 per day, service provided in 5-star hotels, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, आईपीएल, कैसीनो, अम्यूजमेंट पार्क, स्पोर्टिंग इवेंट, ये सब चीजों में 28% लगता है। समझ रहे हो? तो ये सर्विस पे लगता है, ध्यान रखिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, वो तुम्हारे काम में आएगा।
ठीक है, चलिए अब देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, टबाको है, उसको जीएसटी के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। अभी माइंड में चल रहा है यार अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, तंबाकू पे नहीं लगता, टबाको प्रोडक्ट में, तो ये कैसा चीज है। देखो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब कितना है बेटा, 28% है। ठीक है, जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब कितना है, दैट इज 28%। सरकार जो है 28% से ज्यादा जीएसटी लगाता ही नहीं है। लेकिन हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, अल्कोहल की बात करें, टबाको की बात करें, उसमें 35% से लेकर 45% तक जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है बेटा, टैक्स मिलता है। ठीक है, तो जहां पर मान लीजिए कि 35 से लेकर 45% मिल रहा है और उसको टैक्स कमा दोगे 28%, तो सरकार उसमें, राज्य सरकार उसमें राजी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो कहने का मतलब है जो चीजें जीएसटी में लगा है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 28% टैक्स कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल और टबाको में 35 से 45% तक टैक्स लगता है और वो राज्य सरकार को मिल रहा है। इसलिए राज्य सरकार सब राजी नहीं हुए थे अल्कोहल, टबाको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में अंदर लाने के लिए। इसलिए ये तीनों प्रोडक्ट जो है जीएसटी के अंदर नहीं आता है। ये तीनों प्रोडक्ट जो है जीएसटी के अंदर नहीं आता। उसका रीजन ये है, ऐसा मत सोचिए कि उसमें टैक्स ही नहीं लगता है, उसमें जरूर टैक्स लगता है। इनफैक्ट ज्यादा टैक्स लगता है जीएसटी से, वो 35% से लेकर 45% तक टैक्स लगता है। इसलिए उसमें जब ज्यादा इनकम किया जा पा रहा है अल्कोहल टोबैको प्रोडक्ट से, तो उसमें कम इनकम क्यों किया जाए सरकार को, तो इसलिए जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है। ध्यान रखिएगा, टैक्स देते हैं बट ज्यादा देते हैं। ठीक है, इसलिए। ठीक है, और देखो जीएसटी टाइप देखो, 3 प्रकार का टाइप है। एक है जीएसटी, एक है सीजीएसटी, एक है आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, आईजीएसटी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, तो 3 प्रकार का जीएसटी है। एक है स्टेट का, एक है सेंट्रल का, एक है इंटीग्रेटेड। तो जो स्टेट जीएसटी वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, दैट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो सीजीएसटी है सेंट्रल जो है और जो इंटीग्रेटेड है, दोनों आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। दोनों किसके अंडर आएंगे, सेंट्रल, दैट इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट जीएसटी गवर्न बाय द स्टेट। क्लियर है बच्चा? ठीक है, देन उसके बाद देखो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी का इतिहास, जीएसटी का शुरुआत कैसे हुआ था, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी जो है 1986 में, सबसे पहले क्या है जीएसटी 1986 में, जीएसटी 1986 में दैट इज रिफॉर्म लाए थे बीपी सिंह, और उसका नाम था मोडवैट के हिसाब से। उन्होंने कहा था कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको दे दीजिए नाम मोडवैट। मोडवैट का मतलब है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो सबसे पहले जीएसटी का शुरुआत जो है 1986 में किया गया था। सबसे पहले जीएसटी का शुरुआत जो है कब किया गया था, 1986 में, बाय होम, दैट इज विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको बीपी सिंह भी कहा जाता है, जो हालांकि मतलब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोडवैट, किस चीज का इंट्रोडक्शन किया गया था, मोडवैट का इंट्रोडक्शन किया। मोडवैट का मतलब क्या है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस। मोडवैट का मतलब क्या है बेटा, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद फिर 1999 में क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री रहे थे एनडीए सरकार की तरफ से, तो उन्होंने जो है फेमस 3 इकोनॉमिस्ट को बुलाया था, जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर में थे, जिनमें से सी रंगराजन है, बिमल जलान है, आईजी पटेल। उनको बुला के, एक्सपर्टाइज को बुला के, ये जो मोडवैट है उसको चेंज करके उसका नाम जीएसटी रख गया था। देखो ये पहले क्या था, मोडवैट, MODVAT, मोडवैट, उसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जीएसटी। किसके दौरान, ये 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान। वहां पर 3 इकोनॉमिस्ट आए थे, जिसमें से सी रंगराजन, बिमल जलान और आईजी पटेल।
ये उसको मॉडिफाइड की जगह पे जीएसटी किए थे, ठीक है, उसका नाम, ठीक है, जीएसटी हो गया था, उनका भी मकसद वही था। फिर 2006 में उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, हालांकि प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था, उन्होंने भी कोशिश की थी बट उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हुए थे। एंड फाइनली 2016 में लोग, जब बीजेपी पार्टी 2014 में आया था, बीजेपी पार्टी ने लोकसभा से जो है उस एक्ट को जो है पारित कर, बिल को पारित कर दिया है, और फाइनली 1 जुलाई 2017 में उसको लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो यहां पर देखो, तो 2006 में 2006 में यूपीए गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी कंटिन्यू किए थे बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और फाइनली नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2016 में लोकसभा पासेस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेविंग द वे टू जीएसटी, जीएसटी जो है पास हो गया। एंड 2017 में 1 जुलाई 2017 में उसको लागू कर दिया गया। 2017 1 जुलाई इसलिए मैंने कहा था जीएसटी डे भी मनाया जाता है, 2017 में लागू किया गया और हर स्टेट में लागू किया गया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, हालांकि जम्मू कश्मीर में भी बाद में लागू कर दिया गया। एंड 21 मेंबर सेलेक्ट द कमिटी वाज फॉर्म टू लुक इनटू द प्रपोजल ऑफ द जीएसटी लॉ। 21 मेंबर का गठन किया गया जो कि जीएसटी लॉ पे काम करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल, ऑल अबाउट द जीएसटी, समझ रहे हो। तो ये था टोटल जीएसटी को मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूं, ठीक है। और उसके साथ एक चीज, एक अच्छी चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, खुशखबरी। देखिए यहाँ पर एक अच्छा चीज है, आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि ये हम लोग जो कर रहे हैं ना बेटा, 50 डेज का चैलेंज का हिस्सा है ना, और आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है। और जो लोग नए हैं इस फील्ड में उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमने जो है यूपीएससी के लिए 50 डेज चैलेंज का कोर्स किया है। 50 डेज चैलेंज में क्या करेंगे हम लोग, 50 डेज के अंदर ये जो है, मतलब अभी फरवरी 3 से शुरुआत हुआ है। 50 डेज में क्या करेंगे, पहला चीज तो है ये फ्री क्लासेस है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला चीज क्या है बेटा, ये फ्री क्लासेस अवेलेबल है। और ये कहां पर अवेलेबल होगा, ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा उसका, सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करूंगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि मैं चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करूं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहा था या बाकी यूट्यूब चैनल में पढ़ा रहा था तो कर नहीं पा रहा था, मेरा भी मन था और मैं पहले पढ़ाता भी हूँ। तो यहाँ पर जो है एक सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ है कि पहली बार जो है मैक्सिमम कंटेंट जो पेड कोर्स में होता है मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ। और जो टाइमिंग, दो चैनल है मेरा, एक है एग्जाम कैंपस, हालांकि 4 चैनल है बट 2 चैनल में स्टार्ट होगा, एग्जाम कैंपस और ब्योमकेश मेयर हेल्पिंग हैंड, ये जो चैनल चल रहा है, और एक है एग्जाम कैंपस। तो सब्सक्राइब कर लेना दोनों चैनल को। और यहाँ पर जो टाइमिंग क्या होगा, एक है 10 बजे, एक है 11 बजे, एक है 8 बजे, एक है 9 बजे, ठीक है। तो आप लोग बने रहना और जुड़े रहना। आपको क्या करना है बेटा, 4 घंटा देना है, 4 आवर्स आपको देना है, 4 आवर्स पर डे। कितने दिन तक, 50 डेज तक बेटा, 50 डेज तक कितना घंटा देना है, 50 दिन तक 4 घंटा दे सकते हो। अगर 50 घंटा तक 4 घंटा मुझे दे दिए 50 दिन तक, तो इस बार 2024-25 सिलेक्शन आपका है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे ना, गिव मी ब्लड आई विल गिव द सिलेक्शन। तो मैं यहां पर नारा दे रहा हूं, गिव मी 4 आवर्स फॉर 50 डेज आई विल गिव द सिलेक्शन। गिव मी 4 आवर्स फॉर 50 डेज एंड आई विल गिव द सिलेक्शन। ये मेरा इस बार का नारा है। अब की बार यूपीएससी पार। अब की बार नीचे कमेंट करके जो लोग जोश में हैं, देखो मैं चाहता हूं कि यहां पर हर एक बच्चा आए और हर एक बच्चा जो है हर एक वीडियोस में एक बार ये जरूर कमेंट करे, अब की बार यूपीएससी पार, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना मेहनत बच्चों के लिए कर रहा हूं, क्या वाकई में बच्चे खुद मेहनत कर रहा है। क्योंकि खाली फैकल्टी का मेहनत करना जरूरी नहीं है, आपको अपने करियर के लिए मेहनत करना जरूरी है। हम लोग का तो करियर सेट है बेटा, आप लोगों को आपका करियर बनाना है। तो नीचे डेली ये लिखने का मतलब है, उसका मतलब है आपका प्रेजेंट है, आप आ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो मुझे व्हाट्सएप में या नॉर्मली बात करते हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो रेगुलर 50 दिन आए और 50 दिन ज्वाइन करें और नीचे कमेंट भी करिए, ताकि वो आपका अटेंडेंस है। नीचे कमेंट करने का मतलब है वो आपका अटेंडेंस है। आके हमेशा हर एक वीडियो में कमेंट करिए, अब की बार यूपीएससी पार, मतलब आपने अटेंड किया। और वही बच्चों जो रेगुलर बेसिस पे आएगा और रेगुलर चीज़ों पे होगा, मैं उसको और भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से गाइड करूंगा। देखो बेटा, मैं गाइड सबको करना चाहता हूं। क्या आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हो?
आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हो तो मैं गाइड करूंगा, आप अपने लाइफ के लिए ही सीरियस नहीं हो तो फिर मैं क्यों गाइड करूंगा, ठीक है। तो इसलिए पहले मुझे ये यकीन होना चाहिए कि आर यू रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, व्योमकेश मेहर इज ऑलवेज विथ यू 24/7, हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आपके लाइफ में सीरियस नहीं हो बेटा तो फिर मुश्किल है। तो आपके लाइफ में सीरियस हो तो रेगुलर आओ, नीचे कमेंट करो और जताओ कि आपने प्रेजेंट हुआ है और आपने वीडियो देखा है, ठीक है, क्लियर है। और उसको देखो सब्सक्राइब कर, ये सारे टॉपिक होंगे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, पॉलिटी के भी सारे टॉपिक होंगे, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, पॉलिटी। उसके साथ साथ जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। देखो ये चैनल है, ये 4 चैनल है, व्योमकेश मेहर, हेल्पिंग हैंड, एग्जाम कैंपस, जीके शॉर्ट्स और ग्लोबल टीवी। ये 4 चैनल कैसे सब्सक्राइब करोगे, सिंपल है। देखो आप अपना यूट्यूब चैनल तो खुला हुआ है ना, देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड। जैसे कि यूट्यूब आपने खोल लिया, यूट्यूब में यहाँ पे जाओगे, जैसे कि यहाँ पे होम लिखा है ना, होम पे जाइए, कोई भी मेरा चैनल में हो, होम पे जाइए। होम पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब और अदर चैनल लिखा है, ये 4 चैनल है। देखो ये 4 चैनल है, जिसमें से एग्जाम कैंपस है, ग्लोबल टीवी चैनल है, जीके शॉर्ट्स है और उसके बाद व्योमकेश मेहर हेल्पिंग है। तो यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिए और जुड़े, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप लोगों को, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी प्रकार का दिक्कत है, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, आप मुझसे जो है हमेशा जो है टच में रहिएगा। और मैं अपना नंबर भी शेयर किया हूँ, यहाँ पर फिर से कर देता हूँ नंबर शेयर। और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, एडमिशन चाहिए तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरा नंबर होता ही है, इज ऑल्सो माई पर्सनल नंबर, पर्सनल मेंटोरशिप मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। देखो मेरा मानना क्या है ना, आप यहाँ पे ज्वाइन करें ना करें, मेरे कोर्स में ज्वाइन करें ना करें, वो अलग चीज है। लेकिन मैं एक गुरु हूं, मैं फैकल्टी नहीं हूं, गुरु मानता हूं। गुरु का मतलब क्या है कि मेरा आपको हेल्प करना एक स्वभाव है। चाहे स्टूडेंट मेरा कोर्स ले या ना ले, मेरा यूट्यूब चैनल दे या ना दे, मुझे रेस्पेक्ट करे ना करे, मुझे पसंद करे ना, वो मैटर नहीं करता। अगर मुझे कोई हेल्प मांग रहा है, ठीक है, एज ए बिंग टीचर किसी भी प्रकार का हेल्प मांग रहा है, चाहे वो बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में है, उसको चीज़ें याद नहीं रहता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, डिस्टर्ब है मेंटली इमोशनली, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी ऑप्शनल क्या लेगा चूज नहीं कर पा रहा है, या फिर यूपीएससी की तैयारी कैसे करेगा, कौन सा किताब पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कोचिंग में ज्वाइन करे सब, तो नॉर्मल एक फ्रेंड मान सकते हो, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, जो मानना है मानिए, टीचर जो मानना है मानिए, लेकिन मैं आपका हेल्प हमेशा करूंगा। मेरे शरण में आया हुआ बच्चा, मुझसे व्हाट्सएप या कॉल या मैसेज किया हुआ बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ मैं जाने नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ जिस तरीके से मैं आपको हेल्प करूं मैं हमेशा तैयार हूं, और दिस इज माय पर्सनल नंबर, यू कैन गेट टच विथ मी। जैसे कि आप आंसर राइटिंग भेजना चाहते हो, मैं आपको चेक करूंगा, किसी सजेशन चाहिए, देखो कॉल कभी कभी उठाना मुश्किल होता है, लेकिन व्हाट्सएप 24/7 आप कभी भी कर सकते हो, दिन रात कभी भी कर सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ग्रोथ और भी करते हैं। और मेरा कोशिश ये है कि और भी आप लोगों को बेहतर कंटेंट दे पाऊँ फ्यूचर में। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद, हैव अ नाइस डे।